हर समाज आधुनिक बनना चाहता है। हर समाज में आधुनिक बनने की यह प्रवृत्ति स्वतः उत्पन्न होती है। इस प्रकार आधुनिकीकरण अनवरत चलने वाली एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को ऐसी निरंतरता, सर्वव्यापकता और समग्रता वाली प्रक्रिया से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी प्रयत्न का परिणाम यह हुआ कि तुलनात्मक विश्लेषणों के संचालन हेतु राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम की शुरुआत हुई। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में आधुनिकीकरण उपागम राजनीतिक व्यवहार को समझने के प्रयत्न और संदर्भ को और अधिक व्यापक बनाने के प्रयास हेतु स्थापित हुआ। राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिकीकरण की समय प्रक्रिया के संदर्भ में समझाने के लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम की आवश्यकता अनिवार्य हो गई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम की। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आधुनिकीकरण अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। विचारक आधुनिकीकरण को समाज में परिवर्तन की संपूर्णता से संबंधित मानते हैं। समाज में हो रहे प्रत्येक परिवर्तन को आधुनिकीकरण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ परिवर्तन समाज को अवनति की ओर ले जाने वाले भी होते हैं। अतः प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख परिवर्तन ही आधुनिकीकरण की श्रेणी में आते हैं। एडवर्ड सिल्स का मत है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में औपनिवेशिक साम्राज्यवादी युग की समाप्ति के उपरांत नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इन नवोदित राज्यों में जनसंख्या, संस्कृति, धर्म आदि की विभिन्नताएं होने के बाद भी निरंतर परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस संक्रमणकालीन अवस्था में इन्हें न तो परंपरागत कहा जा सकता है और न आधुनिक कहा जा सकता है। इन राज्यों में पश्चिम पर निर्भरता से मुक्त होने की इच्छा है। एडवर्ड सिल्स ने इन समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की प्रबल इच्छा को आधुनिकीकरण कहा है। आधुनिकीकरण को परिभाषित करते हुए विचारकों ने अनेक मत व्यक्त किए हैं। क्लाउड ई वेल्च के अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। सिरिल ब्लैक के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधुनिकीकरण का प्रमुख तत्व प्राकृतिक शक्तियों पर मानव का तेजी से बढ़ता हुआ नियंत्रण है, अथवा यूं कहिए कि वास्तव में समाज का नियंत्रण है, क्योंकि यह कार्य किसी अकेले व्यक्ति द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि बहुत से व्यक्तियों द्वारा एक जटिल श्रम विभाजन के माध्यम से ही किया जा सकता है। लर्नर के अनुसार आधुनिकीकरण विवेकपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। मार्क्सवादी मतानुसार आधुनिकीकरण को परिवर्तनशील भौतिक संबंधों की श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है, जिससे कि एक प्रचुर और कृपापूर्ण विश्व का उदय होगा। रॉबर्ट ई वार्ड के अनुसार आधुनिकीकरण आधुनिक समाज की तरफ ले जाने वाली ऐसी क्रिया या चेष्टा है जिसकी प्रमुख विशेषता इसके वातावरण की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित या प्रभावित करने की अभूतपूर्व समर्थता है, और जो मूल व्यवस्था की दृष्टि से इस क्षमता या समर्थता की वांछनीयता व परिणामों के बारे में आधारभूत रूप से आशावादी है। हंटिंगटन के अनुसार यह एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिससे मानव की गतिविधियों व विचारों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन सम्मिलित रहता है। जेम्स एस कोलमैन के अनुसार आधुनिक समाज हम उसे मानते हैं जिसमें नगरीकरण, व्यापक साक्षरता, प्रति व्यक्ति अधिक आय, विस्तृत भौगोलिक एवं सामाजिक गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण और वाणिज्यीकरण की मात्रा में वृद्धि, संचार साधनों का विस्तार और आधुनिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया में नागरिकों की व्यापक रूप से सहभागिता शामिल है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं आधुनिकीकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में। आधुनिकीकरण के पहलुओं में सामाजिक आधुनिकीकरण, आर्थिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण प्रमुख है। इस संदर्भ में यहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण पर विशेष चर्चा की जाएगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक आधुनिकीकरण क्या है। सामाजिक आधुनिकीकरण में व्यक्ति की निष्ठा परिवार और प्राथमिक समूहों से हटकर ऐच्छिक और संगठित संगठनों की ओर बढ़ जाती है। सामाजिक आधुनिकीकरण से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार और मनोवृत्तियों में परिवर्तन से है। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की ओर चलने का प्रयास किए जाने का संकेत होता है। मानव जीवन को विशिष्टता का स्थान प्राप्त कराने के लिए सामाजिक आधुनिकीकरण किया जाता है। दूसरा है आर्थिक आधुनिकीकरण। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की प्रक्रिया को आर्थिक आधुनिकीकरण माना जाता है। आर्थिक आधुनिकीकरण की स्थिति में अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा वाणिज्यीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें प्रति व्यक्ति आय
एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जनसाधारण का जीवन स्तर उच्चता की ओर बढ़ने लगता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का विस्तार करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जाती है और जनसाधारण में संचार साधनों के उपयोग का विस्तार किया जाता है। जनसाधारण में तकनीकी साधनों व वैज्ञानिक सुविधाओं का विस्तार करके उन्हें व राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किया जाता है। बेरोजगारी की समस्या का निदान निकाला जाता है और गरीबी और अमीरी के मध्य का अंतर समाप्त करने के लिए आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया जाता है। उत्पादनों के ढंग में परिवर्तन तथा उत्पादन में मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग आर्थिक आधुनिकीकरण की पहचान मानी जाती है। नंबर 3 है राजनीतिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों में विशेष प्रकार के परिवर्तन को राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है। इसमें राजनीतिक संरचनाओं की क्षमताओं में वृद्धि होती है तथा उनके कार्यों में विशिष्टता, नियमितता और सुस्पष्टता की स्थिति पाई जाती है। इस प्रक्रिया में जनता की सक्रियता ही राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रतीक है। राजनीतिक आधुनिकीकरण से तात्पर्य राजनीतिक संस्थाओं की उस स्थिति से है जब वह अपने को समाज की बदली हुई और नई दशाओं का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लेती हैं। समाज में सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप राजनीतिक परिवर्तनों को सामान्यतः राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के विकास से है जिसमें लचीलेपन और दृढ़ता के अभूतपूर्व समन्वय से, अर्थात हर प्रकार की मांग प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान करें और अनुचित मांग को दृढ़तापूर्वक नकारने की क्षमता रखें। कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का मुकाबला किया जा सके। लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण में शासकीय शासन तथा सत्ता के अंतर्गत कार्यों के संबंधों में विशिष्टता की मात्रा पाई जाती है। इसमें शासन तंत्र में राष्ट्रीय प्रयत्नों के माध्यम से जनसाधारण को एकत्र करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ जनता में सहभागिता की प्रक्रिया का विस्तार होता है। अतः शासकीय निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही राजनीतिक आधुनिकीकरण है। डॉक्टर SP वर्मा ने आधुनिकीकरण को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया मानते हुए राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बताई है, जिसमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोगों के मानकों, मूल्यों और अभिविन्यासों में परिवर्तन की अपेक्षा बौद्धिक स्तर पर अपने पर्यावरण के बारे में व्यक्ति की विपुल जानकारी, साक्षरता और जनसंचार के साधनों से ज्ञान के प्रसारण की अपेक्षा, सामाजिक स्तर पर परिवार और अन्य प्राथमिक गुणों के प्रति निष्ठा की भावना के केंद्र बिंदु को स्वैच्छिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदलना, आर्थिक स्तर पर कृषि के स्थान पर औद्योगिकरण के विकास पर बल। अब हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं के बारे में। राजनीतिक आधुनिकीकरण में संस्थाओं और प्रक्रियाओं में जनता की अपने दायित्वों को समझते हुए सहभागिता बढ़ जाती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ जाता है और मानव जीवन की गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण होने लगता है। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण परंपरागत से मुक्ति है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थिति में सत्ता के परंपरागत स्रोतों, राजा, महाराजा, धार्मिक गुरु, कबीलों के मुखिया आदि की शक्तियों का महत्व कम होने लगता है और लोगों की निष्ठा राष्ट्रीय सत्ता के प्रति बढ़ जाती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में सरकार द्वारा लोक कल्याण व जनसाधारण के उत्थान के लिए कार्य किया जाता है। प्राचीन काल में राज्य पुलिस राज्य थे और सरकार की जनता के साथ नकारात्मक संप्रेषण व भूमिका थी। आधुनिक सरकारों की व्यक्ति व समाज में इतनी पहुंच हो गई है कि व्यक्ति के सारे जीवन का संचालन राजनीतिक व्यवस्था द्वारा होने लगता है। यही राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में नौकरशाही के आकार में वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि सरकार के कार्यों में वृद्धि, नई नई संस्थाओं और संरचनाओं की स्थापना तथा आर्थिक विकास के नए दायित्वों के आने से बढ़ती है। आधुनिकीकरण में नौकरशाही के वृहद आकार के साथ साथ इसका आधार भी व्यापक होना जरूरी होता है, अर्थात नौकरशाही में समाज के समृद्ध तथा मध्यम वर्ग के साथ साथ सबसे बड़े सामान्य वर्ग से सर्वाधिक कार्मिक आते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण में व्यक्ति स्वयं को सर्वप्रथम राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में पहचानता है और फिर अन्य राजनीतिक संस्थाओं से अपने को जोड़ता है। इसमें शासन तंत्र की संरचनाओं में राष्ट्रीय एकीकरण करने की पहल की जाती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के राजनीतिक शक्ति के विभिन्न केंद्र आपस में निरंतर संप्रेषण के माध्यम से जुड़ जाते हैं। आधुनिक राजनीतिक समाजों में
केंद्र राजनीतिक व्यवस्था और परिषद समाज की अंतःक्रिया बढ़ जाती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक निर्णय करने के लिए अधिक से अधिक विवेक का सहारा लिया जाता है। शासन तंत्र तटस्थ होते हुए ही निर्णय करता है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया है। उनके अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे राजनीतिक शक्ति की क्षमता में निरंतर वृद्धि होती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में शासन तंत्र में विशिष्टता का स्तर देने का प्रयास किया जाता है। इसमें स्वायत्तशासी व्यवस्था के लिए उप संरचनाएं अलग अलग कार्य करते हुए केंद्रीय शासन व्यवस्था के अधीन रहती हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीति व शासन तंत्र में नागरिकों की सहभागिता का राष्ट्रीय स्तर पाया जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नवीन मान्यताओं को ग्रहण किया जाता है। रोजगार, आवास में भौतिक सुविधाओं को नागरिकों द्वारा अपनाया जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक दलों, संचार के साधनों के माध्यम से राजनीतिक मांगें अधिक से अधिक जनसाधारण के द्वारा रखी जाती हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण में महिलाओं को राजनीति में सहभागिता रखने के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिकशील राष्ट्रों के मॉडल के बारे में। एडवर्ड सिल्स ने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन नामक अपने लेख में आधुनिकीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के 5 मॉडल प्रस्तुत किए हैं। राजनीतिक लोकतंत्र, अभिभावकीय लोकतंत्र, आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र, सर्वाधिकारी वर्गतंत्र और परंपरागत वर्गतंत्र। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में। राजनीतिक लोकतंत्र एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां राजनीतिक आधुनिकीकरण के सभी लक्षण कम या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सिल्स के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं और सार्वजनिक स्वतंत्रताओं के माध्यम से नागरिकों द्वारा शासित शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा नियत समय पर राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु के रूप में एक विधायी निकाय होता है, जो कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार करने या न करने का अधिकार रखती है। यह विभिन्न कार्यों जैसे मंत्रियों के व्यवहार की आलोचना, बजट प्रस्ताव में कटौती आदि द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखने का भी कार्य करती है। इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा इनका अस्तित्व संवैधानिक परंपरा के रूप में मान्य होता है। राजनीतिक दल निर्वाचन में बहुमत द्वारा सरकार का निर्माण करते हैं। सत्तारूढ़ दल को मनमानी करने से रोकने एवं सत्ता के वैधीकरण के लिए निश्चित अवधि में चुनाव की व्यवस्था होती है। राजनीतिक सत्ता को स्वेच्छाचारिता से रोकने के लिए जनता के पास लोकतांत्रिक अधिकार रहते हैं। सरकार को सही करने और उसमें परिवर्तन करने में जनता संवैधानिक उपायों का प्रयोग करती है। जनता राजनीतिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखी जाती है। जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था के मानकों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होती है। जनता में सरकार के प्रति विश्वास की भावना का विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। प्रशिक्षित और संगठित असैनिक सेवा की व्यवस्था होती है। आधुनिक राष्ट्रों के मॉडल में सिल्स का मत था कि राजनीतिक लोकतंत्र का आधुनिकीकरण की श्रेणी में आने के लिए राजनीतिक लोकतंत्र की संरचनात्मक व्यवस्था का व्यवहार में प्रभावी जरूरी है। अंत में राजनीतिक लोकतंत्र के प्रभावी और स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक कार्यों में सम्मिलित होने के लिए जनता आत्मसंयमी हो, जनता में सत्ता से चिपके रहने की प्रवृत्ति न हो, राजनीतिक दल अनावश्यक रूप से सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष की प्रवृत्ति न अपनाएं। दूसरा है अभिभावकीय लोकतंत्र। सिल्स के अनुसार अभिभावकीय लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र की संरचनात्मक व्यवस्थाएं व्यवहारिक रूप से सक्रिय नहीं रहती हैं। यह ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोकतंत्र के मानकों और मूल्यों की अनुपालना करती है तथा राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुकरण करने का प्रयास करती है। अनेक समाजों में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की परिस्थितियों का अभाव रहता है। ऐसे समाजों में कुछ लोग राजनीतिक लोकतंत्र के सिद्धांतों व प्रक्रियाओं में विश्वास रखते हैं। परिस्थितियों के अभाव में ऐसे लोग राजनीतिक लोकतंत्र को लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इन लोगों के विचारों, आदर्शों के आधार पर लोकतांत्रिक भावना का निर्माण होता है। अतः राजनीतिक आधुनिकीकरण में इन्हें लोकतंत्र के प्रहरी, लोकतंत्र के रक्षक या लोकतंत्र के अभिभावक का प्रतीक माना जाता है। अभिभावकीय लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कार्यपालिका विधायिका की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। राजनीतिक लोकतंत्र के लिए प्रयत्नशील लोगों द्वारा शक्ति का कार्यपालिका में
केंद्रण कर व्यवस्थापिका और राजनीतिक दलों की शक्ति को सीमित रखा जाता है, जिससे देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकें। राजनीतिक संचार के सभी साधनों पर कार्यपालिका का आधिपत्य रहता है, लेकिन विरोध के माध्यमों की व्यवस्था की जा सकती है। सार्वजनिक स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। विधि का शासन होता है। राजनीतिक नेताओं की लोकतंत्र में दृढ़ आस्था होती है। राजनीतिक लोकतंत्र का संरचनात्मक रूप बना रहता है, परंतु व्यवहार में सभी शक्तियां अभिभावक नेताओं में रहती है, जिससे लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण शीघ्रता से किया जा सके। निपुण व स्वामी भक्त नौकरशाही होती है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका की नीति की संसदीय आलोचना बलशाली नहीं होती है, अतः नौकरशाही प्रस्तावित नीतियों की निष्पक्ष और औपचारिक आलोचना करने में सक्षम होती है। कार्यपालिका और राजनीतिक विरोधियों के बीच मैत्रीपूर्ण संपर्क बनाए रखने के अवसर खुले रखे जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र के बारे में। यह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जब राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए लोकतांत्रिक संरचनाओं का बने रहना बाधा बन जाता है। विकासशील देशों में अक्सर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब आम जनता स्वतंत्रता को असीमित और निरपेक्ष मानकर अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर देती है। ऐसी परिस्थितियों में आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र सत्ता पर अधिकार करते हैं। यह वर्गतंत्र निस्वार्थी लोगों के समूह होते हैं, जिनकी अभिरुचि समाज को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक बनाने के स्थान पर सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से आधुनिक बनाने में अधिक रहती है। इस वर्गतंत्र की स्थापना नागरिक अथवा सैनिक दोनों ही क्षेत्रों से हो सकती है। नागरिक वर्गतंत्र द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में सेना पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है, जिससे सेना द्वारा उनकी सत्ता को कोई खतरा न हो। सैनिक राज्यों में समाज के प्रभावशाली नेताओं से संबंध बनाए रखे जाते हैं, जिससे उनके सत्तावादी शासन को औचित्य प्राप्त हो सके। ऐसे आधुनिकीकरण वर्गतंत्रों द्वारा सत्ता की अस्थिरता से बचने के लिए आतंक का साम्राज्य स्थापित किया जाता है। इसमें संसद की सभी परंपरागत शक्तियां समाप्त कर दी जाती हैं। संसद का कार्य केवल प्रशासकों के निर्णयों का अनुसमर्थन करना मात्र रह जाता है। राजनीतिक दल प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। विरोधी पक्ष अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन नहीं कराए जाते हैं तथा सार्वजनिक संचार माध्यमों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मजबूत नौकरशाही की स्थापना की जाती है तथा किसी भी अन्य लोकतांत्रिक माध्यम से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग न्यायपालिका का प्रयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का अभाव रहता है। सत्ता को स्थायी बनाने के लिए पुलिस और सैन्य बल का प्रयोग किया जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं सर्वाधिकारी वर्गतंत्र के बारे में। सर्वाधिकारी वर्गतंत्र में राजनीतिक आधुनिकीकरण की सभी संस्थात्मक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। देखने में यह व्यवस्थाएं राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनुरूप ही लगती हैं, परंतु यह अवधारणा राजनीतिक आधुनिकीकरण की पूर्व शर्त के अनुसार निष्पादित होने वाले कार्य स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकती है। सर्वाधिकारी वर्गतंत्र से तात्पर्य दक्षिणपंथी सर्वशक्तिशाली शासन जैसे इटली में फांसीवाद तथा वामपंथी शक्तिशाली शासन जैसे सोवियत संघ और चीन में साम्यवाद से है। विकासशील राज्यों में सर्वाधिकारी का तंत्र अधिक लोकप्रिय हो रहा है। सर्वाधिकारी वर्गतंत्र के कुछ लक्षण भी हैं, जैसे इस व्यवस्था में एक सुसंगठित संभ्रांत वर्ग होता है, जिसके सदस्य दल के माध्यम से परस्पर संबद्ध रहते हैं। विशिष्ट वर्ग के लोग अत्यधिक अनुशासित और एकीकृत निकाय के रूप में होते हैं। जनता में यह विश्वास रहता है कि प्रशासन समूह को श्रेष्ठ जीवन का और उसे प्राप्त करने के साधन का समुचित ज्ञान है, दूसरों को नहीं। वर्ग, जाति या अन्य किसी विशेषता के आधार पर सत्ता किसी वर्ग के हाथों में केंद्रित होती है। शासन तंत्र के सभी सामाजिक मामलों में सर्वोच्चता रहती है और जीवन के सभी पहलुओं पर शासन तंत्र का नियंत्रण रहता है। इसमें विधि का शासन, स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका, विरोधी पक्ष आदि का कोई महत्व नहीं रहता है। दल एक अनिवार्य अंग होता है जो शक्ति पर एकाधिकार रखता है और स्वयं की नौकरशाही स्थापित करता है। दल के माध्यम से विशिष्ट वर्ग अपने कार्यों का संचालन करता है। संसदीय संस्थाएं प्रचारात्मक और प्रदर्शनात्मक उद्देश्य के लिए होती हैं। उन्हें पहल करने या संशोधन करने का अधिकार नहीं होता है। यह कार्य दल की कार्यकारिणी समिति के छोटे से समूह द्वारा किया जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं परंपरागत वर्गतंत्र के बारे में। परंपरागत वर्गतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जो परंपरागत धार्मिक विश्वासों से संबद्ध शक्तिशाली राजवंशीय संविधानों पर आधारित होती है। अनेक विकसित देशों में यह औपचारिक और विकासशील देशों में यह औपचारिकता से कुछ अधिक मानी जाती है। नेपाल, भूटान तथा मध्य पूर्व के कुछ राज्यों में यह व्यवस्था पाई जाती है। परंपरागत वर्गतंत्र की विशेषताओं को यदि देखा जाए तो इसमें शासक रक्त संबंधों के आधार पर बनते हैं।
शासक द्वारा सलाहकार अपने पसंद के संबंधियों अथवा मित्रों में से चुने जाते हैं। राज्य के कार्यकलाप सीमित होते हैं, इसलिए कुशल नौकरशाही की आवश्यकता भी नहीं होती है। परंपरागत वर्गतंत्र में कानून शासक और सलाहकारों द्वारा बनाए व लागू किए जाते हैं। कानून निर्माण के लिए किसी पृथक विधि निकाय की आवश्यकता नहीं होती है। परंपरागत वर्गतंत्र में केंद्रीय सरकार शक्तिशाली नहीं होती है। सामंती रक्त संबंधी समूहों तथा प्रादेशिक इकाइयां शक्ति संपन्न होती हैं और ये केंद्रीकरण सरकार से स्वतंत्र रहकर शक्तियों का उपयोग करती हैं। परंपरागत वर्गतंत्र में जनता को केवल आधारभूत सेवाएं प्रदान की जाती हैं तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कम हस्तक्षेप किया जाता है। सिल्स की मानता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का श्रेष्ठतम रूप राजनीतिक लोकतंत्र का है। राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्थाओं की आधुनिकता के स्तर तक पहुंचने का संकेतक है। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में परंपरागतता से आधुनिकता में संक्रमण प्राथमिक रूप से संभ्रांतीय लोगों की योग्यता पर निर्भर होता है। सिल्स द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त 5 प्रकार के मॉडलों के वर्णन से उन विशेषताओं व लक्षणों की जानकारी होती है जो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को आधुनिकता की प्राप्ति के लिए विकसित कर सकती है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण ढांचा तुलनात्मक अध्ययन द्वारा निष्कर्षों तक ले जाने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को पहचानना संभव हो जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण दृष्टिकोण अन्य दृष्टिकोणों से अधिक विस्तृत संदर्भ से संबंधित होने के कारण अत्यधिक उपयोगी दृष्टिकोण सिद्ध हुआ है। इस दृष्टिकोण में मानव जीवन के राजनीतिक पहलू को समग्रता के साथ समझने का प्रयास किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपने वीडियो देखने के लिए अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।